हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग एसपीडी जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा ज्ञान। तो ये टॉपिक हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे टॉप पॉइंट वाइज हम लोग चीज़ें समझेंगे। तो दिया गया है कि संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद, ठीक है, जो संविधान में भाग है तो उसका जो 17वां भाग है उसमें अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जो संघ है, ठीक है, जो संघ उसके अगर राजभाषा की बात करें तो वो क्या है, हिंदी, और लिपि की बात करें तो देवनागरी घोषित की गई है। ठीक है, तो जो संविधान का 17वां भाग है उसके अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जो संघ की राजभाषा की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा, हिंदी, और लिपि की बात करें तो लिपि कौन सा हो जाएगा, देवनागरी। ये हमें घोषित किया गया है। ठीक है, ये किया गया है, अपने देश में घोषित किया गया है। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। तो ठीक है, अगर संघ की राजभाषा की बात करें तो जो हिंदी के रूप में कब इसे मान्यता दिया गया, तो 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को इसे मान्यता प्रदान दी किया गया। तो अगर हम बात करें 14 सितंबर को, तो प्रत्येक साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हिंदी से हमें 14 सितंबर से याद रखना है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय लगा लीजिए। इंटरनेशनल भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय तो बता दिया, यानी कि भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिया गया था। भारत में अगर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा की बात करें तो वो क्या है, हिंदी है, और दूसरा नंबर पे आता है बंगला। ठीक है, पहले नंबर पर हिंदी है और दूसरे नंबर पे बंगला है। तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है, 1 नंबर पे हिंदी और 2 नंबर पे बंगला बोला जाता है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो जो तेलुगु भाषा है, भारत में तेलुगु भाषा का भी यूज किया जाता है। तेलुगु में देखते होंगे मूवी वगैरह भी आता है। तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से किस भाषा को जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि तेलुगी भाषा को जाना जाता है। ठीक है, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अगला है पंजाबी भाषा जो है। ठीक है, पंजाबी भाषा भी देखे होंगे। तो अगर उसके लिपि की बात करें तो उसमें गुरुमुखी लिपि, ठीक है, उसे किस भाषा में लिखा जाता है, तो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो जो पंजाबी भाषा है इसका लिपि कौन सा हो जाएगा, तो गुरुमुखी लिपि हो जाएगा। अगला है संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। ठीक है, अगर हम बात करें तो मूल में कितना था, तो 14 था, लेकिन अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें, यानी कि 8वां जो अनुसूची है, तो उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। राजभाषा आयोग का गठन, अगर राजभाषा आयोग की बात करें तो इसका गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खेर थे। तो उसके अध्यक्ष का नाम भी आपको याद रखना है। तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, 1955 में किया गया था, और उसके अध्यक्ष का नाम यहाँ पे दिया गया है बीजे खेर थे। कौन थे उसके अध्यक्ष, तो बीजे खेर थे। और गठन का कब याद रखना है कि 1955 में उसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला दिया गया कि हिंदी दिवस, देखिए अभी हिंदी दिवस यहाँ पे आ गया ना, 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अभी ऊपर आपको बता दिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करें तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अगला दिया गया अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में तथा उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश को भी मतलब इंग्लिश हो गया, जो ये नागालैंड और मेघालय 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे इससे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और वहीं पे उर्दू की बात करें तो उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। तो ये आपको याद रखना है कि अंग्रेजी मतलब किस किस राज्य का राज्य भाषा है। तो आपको याद रखना है कि नागालैंड एवं मेघालय। और उर्दू की बात करें तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत के अगर प्रथम राष्ट्र कवि की बात करें, जो कौन थे, मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है, तो जो मैथिली शरण गुप्त है इनको आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। ये भारत के प्रथम राष्ट्र कवि थे। कौन थे, तो भारत के पहले राष्ट्र कवि थे, राष्ट्रीय कवि। कौन, तो मैथिली शरण गुप्त। अगला है आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। तो अगर आधुनिक युग की मीरा की बात करें तो महादेवी वर्मा हो जाएगी। कौन हो जाएगी, महादेवी वर्मा, जो बहुत अच्छी लेखिका है।
तथा अगर भारतीय आत्मा की बात करें तो इनके रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। तो भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा हो गई, और प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया संस्कृत व्याकरण के जनक की बात करें, देखिए तो जो संस्कृत व्याकरण, अगर आप संस्कृत पढ़े होंगे तो संस्कृत व्याकरण के जनक की बात करें तो वो पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक। जनक मतलब क्या होता है? पिता होता है। विश्व का आदि महाकाव्य जो रामायण है, अगर आदि महाकाव्य की बात करें तो रामायण को एवं आदि कवि जो वाल्मीकि को माना जाता है। तो विश्व का आदि महाकाव्य कौन हो गया? महाकाव्य रामायण हो गया। और आदि कवि की बात करें तो वो वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि ने ही रामायण को लिखा था। ठीक है, अगला है रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। तो अगर हम रामायण की बात करें तो मूलतः क्या हुआ था कि इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और वहीं पे अगर हम बात कर लें रामचरितमानस का, तो रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, अवधी भाषा में, अवधी एक भाषा का नाम है, तो उस भाषा में रामचरितमानस को लिखा गया था। संसार का सबसे बड़ा अगर महाकाव्य की बात करें तो पूरे दुनिया भर में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। ठीक है, महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला दिया गया कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पृथ्वी राजरासो है। ठीक है, अगर हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी का प्रथम यानी कि पहला सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वी राजरासो। ठीक है, पृथ्वी राजरासो है, ये हिंदी भाषा का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला दिया गया कि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। ठीक है, तो ये भी देखिए, रामायण का तो बता दिए कौन थे? वाल्मीकि। और रामायण की बात करें तो वो थे महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास जो क्या किए थे? महाभारत के रचयिता है। महाभारत के रचयिता कौन हो गए? तो महर्षि वेद व्यास। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। तो हिंदी भाषा की बात करें तो ये किससे संबंधित है? तो इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहलाते हैं। जो कालिदास के नाम सुने होगा आपने, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो कालिदास। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। ठीक है, सुकुमार कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है वो सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा की बात करें तो वो सुमेरियन भाषा है। ठीक है, सुमेरियन भाषा है जो पूरे विश्व की सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, प्राचीन मतलब क्या होता है? पुराना भाषा। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में। कहाँ पे? तो केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पे है? तो हैदराबाद में है। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पे स्थित है? तो वो है शिमला में। और केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा कहाँ पे स्थित है? तो वो हैदराबाद में स्थित है। भारत में अधिक शिक्षक के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, भारत में आधुनिक शिक्षा, ठीक है, जो आधुनिक है, मॉडर्न एजुकेशन है, तो उसके जन्मदाता कौन है? तो चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट है। कौन है? चार्ल्स ग्रांट है। अगर भारत के आइंस्टाइन की बात करें तो नागा अर्जुन को तथा कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। तो भारत के आइंस्टाइन किसके के नाम से किसे जाना जाता है? तो नागार्जुन को जाना जाता है। और वहीं कलम के सिपाही की बात करें तो वो मुंशी प्रेमचंद है, जिन्हें जाना जाता है। अगर हिंदी में बात करें तो आशु लिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी हैं। ठीक है, हिंदी में जो आशु लिपि है अगर उसके जन्मदाता की बात करें तो वो है राधेलाल द्विवेदी। कौन है? राधेलाल द्विवेदी, जो कि हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता हैं। प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो मनु थे। तो प्रथम जो हिंदू विधि निर्माता, अगर हिंदू विधि की बात करें तो उसके निर्माता मनु थे। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में किया था। तो अगर अपने देश की बात करें, ठीक है, भारत का, तो भारत का सबसे पहला विश्वविद्यालय, पहला यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय, अगर उसके स्थापना की बात करें तो किसने करवाया था? तो गुप्त शासक कुमार गुप्त, जो मतलब गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में इसका स्थापना करवाया था, जहाँ पे दुनिया भर के छात्र आके पढ़ाई करते थे। ठीक है, जब बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगाया तो उस टाइम ये इतना मतलब ये इसका जो लाइब्रेरी था इतना बड़ा था, इसका जो पुस्तकालय, कि 2 महीने तक इसमें जो आग लगाया गया था वो जलते रह गया था। ठीक है, किसने लगाया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगाया था। अगर आप इसे घूमना चाहते हैं तो अभी तो ये खंडर हो गया है, बिहार के नालंदा जिले में ये अवस्थित है, वहाँ पे जाके घूम के देख सकते हैं। ये नालंदा विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय को, ठीक है। ये कितना बड़ा था और सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा था, इसमें कितने सारे बुक थे कि उसमें आग जलाया गया तो 2 महीने तक वो जलते रह गया था। अगर आगे बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय दिया गया। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसके जो पाल शासक थे, ठीक है, पाल वंश के शासक, तो धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। कौन से शताब्दी में बनवाया था? 9वीं शताब्दी में। और यहाँ पे 450 ईस्वी में किसको बनवाया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया गया था। आगे दिया गया कि प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था। तो अगर प्रथम हिंदी सम्मेलन की बात करें तो कहाँ पे हुआ था? नागपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में हुआ था। विश्व में वेटिकन सिटी में विश्व की सभी भाषाएं मान्य है। तो अगर विश्व की बात करें तो विश्व में एक सिटी है जिसका नाम है वेटिकन सिटी, जो दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है, सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश। वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है दुनिया का। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे विश्व की सभी भाषाएं मान्य हैं। यहाँ पे विश्व में जितने भी भाषाएं हैं आप बोल सकते हैं, वहाँ पे ये वैलिड है, ठीक है, मान्य है। तो आई होप जो भी चीज़ें आज बताई हो गई होगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।